हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जामला स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में और जल्दी से एक बार जुड़ जाइए सेशन के साथ और सेशन को मिलकर के शेयर भी कर देंगे। चलिए तो आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली बिजनेस फाइनेंस को लेकर है ना। यूजीसी नेट पेपर 2 के अंदर आप लोगों को भी पता है कि एक इम्पॉर्टेंट यूनिट हमारी बिजनेस फाइनेंस की रहती है या इसी को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोल देते हैं, है ना। तो इस वाली यूनिट को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। तो फटाफट आप लोग क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है भाई, तो ये आपकी क्लास है भाई फाइनेंस को लेकर के। हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आज सीखने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस का और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ इस क्लास से सीखने को मिलेगा, राइट। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज यहाँ पर आपको जो है वो इम्पोर्टेंट कंटेंट मिलता रहता है, राइट। कॉमर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चैनल रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं, है ना। तो पहले हम बात कर लेते हैं, दो चीजें होती हैं, एक होता है मनी और एक होता है आपका फाइनेंस। ठीक है, पहले इन दोनों टर्म के बारे में पढ़ लेते हैं कि मनी क्या होता है और दूसरा जो है वो फाइनेंस क्या होता है। ठीक है, अगर मैं मनी की बात करता हूँ तो मनी जो टर्म है इसका मतलब होता है आपके पास करेंसीज कितनी पड़ी हुई है, राइट। करेंसी इन हैंड। अगर मैं मनी की बात करूं, मनी का मतलब क्या हो गया, करेंसी इन हैंड, चाहे वो कॉइन्स के फॉर्म में हो, चाहे फिर वो आपका नोट्स के फॉर्म में हो, चाहे वो आपका कार्ड्स के फॉर्म में हो, राइट। कार्ड हो गए आपके या कॉइन्स हो गए या फिर नोट्स हो गए, ये सारे जो पार्ट है वो आपका क्या है, मनी है, यानी ये आपका पैसा है ना। ये आपका क्या है, पैसा जो आपके हाथ में है ना। ये आपके हाथ में होता है, ये पैसा होता है हमारा जो मनी के फॉर्म में है। करेंसी इन हैंड है, कार्ड, कॉइन और नोट्स के फॉर्म में होता है। जबकि अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो ये हमारा इंक्लूड करेगा हर एक तरह की चीजों को। इट इंक्लूड ऑल द सोर्स, जहां से भी पैसा आ रहा है ये आपका सभी सोर्सेज को क्या करता है, इंक्लूड करता है। वेयर वी रिसीव एनी अमाउंट, जहां से भी अमाउंट हमें रिसीव होता है, चाहे वो हमारा शेयर से हो रहा है, चाहे वो हमारा इन्वेस्टमेंट से हो रहा है, चाहे वो हमारा फंडिंग के जरिए हो रहा है ना। तो फाइनेंस जो है वो अलग अलग तरह के सोर्सेज को इसमें शामिल करता है। मनी तो शामिल होता ही है, इसके अलावा भी जहां जहां आपको पेमेंट मिल रही है, जहां से भी अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं, वो आपका फाइनेंस का पार्ट है। तो अगर मैं बात करूं तो मनी जो है एक नैरो कॉन्सेप्ट होता है। मनी क्या है, एक नैरो कॉन्सेप्ट है, जबकि फाइनेंस एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो फाइनेंस है वो एक क्या है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये अगर पूरा सर्किल, ये पूरा सर्किल अगर मेरा फाइनेंस को दिखा रहा है तो उसमें से एक पर्टिकुलर सर्किल जो है वो मनी का होगा। ठीक है, कि फाइनेंस के अंदर तो हर एक चीज आ जाएगी जहां से भी पैसा आ रहा है, लेकिन मनी के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी करेंसी जाती हैं, जहां से भी आपका करेंसी हो गया, कार्ड है, कॉइन्स है या नोट्स है, इन सारी चीजों को हम मनी के अंदर कंसीडर कर देते हैं। ठीक है, याद रहेगा सभी को। चलिए क्लियर है, ये बात समझ में आई सभी को कि फाइनेंस का मतलब क्या होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मनी जो फाइनेंस के मैनेजमेंट की बात करते हैं, अगला हमारे पास टर्म आ जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब यानी कि जो वित्त है, यानी जो पैसा है, वित्त का हमें क्या करना है, प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट करनी है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, देखिए मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये एक तरह का
सिस्टम है, सिस्टमेटाइज मैनर होता है टू डू समथिंग, राइट। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को करने का एक बेहतर तरीका क्या हो सकता है, वो चीज हमें कौन बताता है, मैनेजमेंट बताता है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ, छोटा सा एग्जांपल स्कूल का भी लेते हैं, तो स्कूल के अंदर भी मैनेजमेंट जो है वो हो रही है। वेरी गुड मॉर्निंग राजेंद्र जी, ठीक है। तो वो भी हमारा इसका पार्ट हो जाता है, ठीक है। एक टर्म समझ आई सभी को कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटाइज मैनर होता है टू डू समथिंग। जो भी आप काम कर रहे हैं उसका एक मैनर होगा, तरीका होगा, वो चीज क्या है, मैनेजमेंट। और अगर मैनेजमेंट में हमने फाइनेंस वर्ड को जोड़ दिया तो इसका मतलब हो गया मैनेजमेंट किसकी की जाएगी, फाइनेंस की जाएगी, ठीक है। किसकी करी जाएगी, फाइनेंस की, ठीक है। मीनिंग समझ में आया कि जहां पे हम फाइनेंस को लेकर के मैनेजरियल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारा क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमारे कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच की बात हो रही है, राइट। किसकी बात हो रही है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच की। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो हमारी 1950 से पहले की है और मॉडर्न अप्रोच आफ्टर द 1950 है, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो क्या कहती थी। ट्रेडिशनल अप्रोच हमारी ये कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ हमें सोर्सेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमें क्या करना है, सोर्सेज ऑफ फंड जो है वो देखनी है कि फंड कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। इस बात को किसने हमें डिफाइन करा, ट्रेडिशनल अप्रोच ने। ट्रेडिशनल अप्रोच यानी 1950 तक सिर्फ फोकस सिर्फ इस बात पर था कि हमें पैसा कहां से मिल सकता है, हमारे लिए पैसे का सोर्स क्या होगा, तरीका क्या होगा, ये चीज इसके अंदर डिफाइन की गई, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जो है वो क्या होता है, हमें ये समझ में आना शुरू हुआ कि भाई सिर्फ और सिर्फ सोर्स फाइंड आउट करने से फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होगी, हमें पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। हमें जो है वो पैसे के इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचना होगा। तो वो चीज किस में आ जाती है, मॉडर्न अप्रोच के अंदर आती है। यानी यहाँ पर फोकस जो है वो दो चीजों पर हुआ, सोर्सेज को तो शामिल किया ही गया कि सोर्स ऑफ फंड मेरा क्या रहेगा, साथ ही साथ यूटिलाइजेशन पर भी बात की गई, ठीक है। किसके ऊपर बात की गई, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यानी पैसा कहां से आ रहा है, उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, पैसा हमने कहां पे इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमने कौन सा तरीका अपनाया, वो चीज भी हमारी इसके अंदर आएगी, ठीक है। तो मॉडर्न अप्रोच ने इस बात को जो है वो शामिल करा और मॉडर्न अप्रोच में ये बात जो है वो हमारी ऐड ऑन हो गई, ठीक है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं बात करूं, ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो आपकी प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है, राइट। अगर ये वर्ड आ जाता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच का वर्ड है, याद रखिएगा। प्रोक्योर का मतलब भी यही होता है पैसा उधार लेना, पैसे का सोर्स फाइंड आउट करना, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी दो चीजों पर बेस्ड है, प्रोक्योरमेंट प्लस यूटिलाइजेशन, ठीक है। यानी पैसे का प्रोक्योरमेंट भी देखना है, पैसा कहां से आएगा वो भी चेक करना है, प्लस में जो यूटिलाइजेशन है वो भी चेक करना है, ठीक है। ये चीज हमारी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच ने डिफाइन की। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ आया सभी को, क्लियर हुआ पॉइंट किसका मतलब क्या हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बच्चे ये ध्यान रखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उद्देश्य जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला उद्देश्य होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। क्या उद्देश्य होता है या ऑब्जेक्टिव होता है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, राइट, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सबसे पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेकंड इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन।
देखिए जब प्रॉफिट की बात हो रही है तो प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि हमने किसी भी तरह से हमारी जो रिटर्न है उसको इंक्रीज करना है, ठीक है। जैसे जैसे हमारी रिटर्न बढ़ेगी, रिटर्न बढ़ने के साथ साथ हमारा डिविडेंड रेट को भी हमने बढ़ाना होगा, डिविडेंड रेट भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारा जो है वो क्या होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। किसी भी फर्म का ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि अगर वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्योंकि उसे अपने रिटर्न को बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पैसा लगा लिया, इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसे ये भी देखना है कि रिटर्न उसकी कहाँ से मिल सकती है, रिटर्न लेने का उसका तरीका क्या हो सकता है, कहाँ से उसके रिटर्न के सोर्सेज हैं, तो वो चीज भी हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये चीज हमारा इसमें आया कि डिविडेंड रेट को बढ़ाना पड़ेगा, रिटर्न्स को बढ़ाना पड़ेगा, ये एक ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कि जो शेयर होल्डर है मेरा उसकी वेल्थ कैसे बढ़ेगी, शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे बढ़ेगी, यानी उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो संपदा है, पैसा है, वो कैसे बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव रहता है। और शेयर होल्डर वेल्थ कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी है कि नंबर ऑफ शेयर, कि कितने शेयर उनके पास हैं, और मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर क्या है, ठीक है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें शेयर होल्डर वेल्थ को कैलकुलेट किया जाएगा, राइट। शेयर होल्डर वेल्थ को कैलकुलेट करेंगे, और शेयर होल्डर वेल्थ कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ शेयर एंड मार्केट प्राइस, ठीक है। दोनों वैल्यू को प्रोडक्ट करोगे और आपको क्या मिल जाएगा, शेयर होल्डर वेल्थ की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ आया सभी को? दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड सेकंड वन इज वेल्थ। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में रिटर्न और डिविडेंड का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में ये फॉर्मूला याद रखना है, बिकॉज इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। चलिए, इसके बाद मैं अगर बात करूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है फंक्शंस का, यानी जो एफएम है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो कर क्या रही है, उसका काम क्या है ना। तो काम उसके तीन तरह के आपके डिफाइन हो जाते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है आपकी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है, ठीक है। क्या करती है बच्चे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो इसका क्या रहेगा, फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन, ठीक है, डिविडेंड डिसीजन। पॉइंट समझ में आया सभी को कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है हमारी, वो तीन तरह के फंक्शन परफॉर्म करती है। नंबर वन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, नंबर टू फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड नंबर थ्री इज डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। ये तीन तरह के डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर ये होते क्या है, इनका मीनिंग क्या है बच्चे, मीनिंग क्या है इनका वो देख लेते हैं जरा। देखो, इन्वेस्टमेंट जो है वो दो तरह से करते हैं, या तो हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, लंबे टाइम के लिए, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे, ठीक है। या तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने दो टर्म याद रखनी है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दो तरह की चीजें हमें देखनी है। एक तो कैपिटल बजटिंग करनी है, कैपिटल बजटिंग करनी है, और दूसरा जो हमारा है वो वर्किंग कैपिटल देखनी है, ठीक है। क्या देखनी है, वर्किंग कैपिटल। कैपिटल बजट का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म एसेट में कितना पैसा लगाया जाएगा। कैपिटल बजट का मतलब है कि लॉन्ग टर्म एसेट्स में कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना है, उसका रेशो हमारा क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो फाइनेंस मैनेजर हमारा जो है वो ये काम परफॉर्म करेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेगा और कैपिटल बजटिंग को डिसाइड करेगा। दूसरे नंबर पर हमारा वर्किंग कैपिटल आता है। वर्किंग कैपिटल जो है वो शॉर्ट टर्म एसेट के लिए मैनेजमेंट होती है, कि हमारे जो शॉर्ट टर्म एसेट है उनको हम किस तरह से मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो हमारा वर्किंग कैपिटल है। क्योंकि हमें डे टू डे अफेयर्स के लिए, डे टू डे एक्टिविटी के लिए भी पैसा चाहिए होगा, तो वो हमारा वर्किंग कैपिटल के अंदर आएगा, जिसमें हमारा करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज की मैनेजमेंट होगी, ठीक है। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है,
भी आपको बता दी है। ठीक है, डन हुआ, समझ आ रहा है सभी को। उसके बाद दूसरी हमारे पास जो है वो डिसीजन कौन सी आती है, फाइनेंशियल डिसीजन आती है। फाइनेंशियल डिसीजन की अगर मैं बात करता हूं तो फाइनेंशियल डिसीजन में दो चीजें आएगी। एक आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल उठाने का खर्चा मेरा कितना है। ठीक है, कैपिटल हमारी दो तरह की हो सकती है, या तो वो हमारी ऑनर फंड होती है, ठीक है, या फिर ऑन फंड होती है। पैसा या तो हम बोरोविंग से उठाते हैं या फिर ऑनर खुद का पैसा लगाता है। तो दोनों तरह से कैपिटल को हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारी कॉस्ट किसमें कम है किसमें ज्यादा है। ऑनर फंड में शेयर होल्डर की बात होगी, ठीक है, चाहे वो इक्विटी वाला हो चाहे वो प्रेफरेंस वाला हो, दोनों ही शेयर होल्डर हमारे किसके पार्ट होते हैं, ऑनर फंड के पार्ट होते हैं, और रिटेन अर्निंग बेस में हम शामिल कर लेते हैं। फिर ऑन फंड में हमारी बोरोविंग आ जाती है, जहां जहां से पैसा बोरो कर रहे हैं बोरोविंग आ जाएगी, डिबेंचर्स आ जाएंगे, लोन्स आ जाएंगे। ठीक है, ये सारा पार्ट ऑन फंड का है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये कैलकुलेट किया जाता है कि हमारा फंड कैपिटल रेज करते हुए कहां पे कम है कहां पे कॉस्ट ज्यादा है। तो ये चीज हमारी फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर आती है, याद रखिएगा। और दूसरा इसके अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। क्या चेक करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो हमारा प्रोपोर्शन होता है। क्या होता है बच्चे, प्रोपोर्शन होता है ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज। जो अलग अलग सोर्स हैं उनका एक प्रोपोर्शनेट वैल्यू तैयार की जाती है कि भाई हम लोन कितना परसेंट उठा रहे हैं या डेट कितना परसेंट उठा रहे हैं, है ना, डिबेंचर्स कितने परसेंट है, इक्विटी शेयर कितने परसेंट है, प्रेफरेंस शेयर कितने परसेंट है, ये चीज चेक की जाती है इन द फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, थर्ड मेरे पास आता है डिवीजन डिसीजन। ये हमारा बेसिकली शेयर होल्डर के लिए। इसमें आपको क्या करना है, जो प्रॉफिट है ना, जो मेरा प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से कितना हिस्सा शेयर होल्डर को देना है और कितना जो है वो एज अ रिटेन अर्निंग रखना है। इस चीज का डिसीजन लिया जाता है डिविडेंड के अंदर, कि हमारा जो शेयर होल्डर है उसको हमें कितना प्रॉफिट में से हिस्सा देना है ना। प्रॉफिट में से हिस्सा देना है तो मतलब क्या है कि हम उसको डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे, और प्रॉफिट का जो बचा हुआ पार्ट होगा वो क्या होगा, रिटेन अर्निंग होगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, रिटेन अर्निंग हो जाएगी। क्लियर, समझ में आया कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने आज पढ़ा है। ठीक है, आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इस सेशन को यहीं पर रखेंगे। ये छोटे छोटे से सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। क्लास में अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।